आज हम पढ़ेंगे हंटिंगटन डिजीज के बारे में। ये क्या है? ये एक बीमारी है, एक डिजीज है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि हमारे आसाबी निज़ाम से रिलेटेड है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें कि वो क्या है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो वाला सिस्टम है जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको नर्वस सिस्टम दिखा रहे हैं। नर्वस सिस्टम में भी अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अलावा बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स, ये सारे के सारे, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं नर्वस सिस्टम। तो अगर हम हंटिंगटन डिजीज की बात करें तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं जो किससे मिलके बना हुए, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल से मिलके बना हुआ है। अगर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए या उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन या डीजनरेशन स्टार्ट हो जाए किन की? नर्व सेल्स की, जो कहां पर प्रेजेंट हैं? जो क्या हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं। तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है हंटिंगटन डिजीज। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें एक नॉर्मल ब्रेन को एक ऐसे ब्रेन के साथ, किसी ऐसे पेशेंट के ब्रेन के साथ जिसे कि ये डिजीज है, तो जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं वो डीजनरेट हो चुके हैं। तो अगर हम उसमें भी फर्दर देखें कि ये हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से को इफेक्ट करते हैं, तो ये ज्यादातर हमारे ब्रेन के उस पार्ट को, उस हिस्से को इफेक्ट करते हैं जो क्या कंट्रोल कर रहा है? हमारी मूवमेंट, मतलब ये कि जो हम हरकत करते हैं, ठीक है, हम चलते फिरते हैं, जो हम मूव करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे एहसासात हैं, या फिर हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, हमारी सोचने समझने की जो सलाहियत है, ये जो हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का हिस्सा जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये उन सेल्स को जाकर डैमेज करते हैं। तो अगर हम देखेंगे हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है, तो हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहा जाता है बेसल गैंग्लिया। ये स्पेशली ब्रेन के इस पार्ट को जाके डैमेज करता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है और उसमें भी हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जब ये सेल्स डैमेज हो जाएंगे, और स्पेशली वो एरिया जो हमारी मूवमेंट, इमोशन और कॉग्निटिव एबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर पर्सन को क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिजीज कौन सी एज में जाके ज्यादातर डेवलप होती है, अपने साइन एंड सिम्टम्स कब शुरू करती है? 30s और 40s में, या 50s तक भी, मतलब 30 से 40 या 50 साल तक भी ये बीमारी हो सकती है। तो अगर हम देखें कि ये बीमारी होती किस वजह से है, ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। इनहेरिटेड का मतलब ये कि ये विरासती है, ये पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग्स जो है इसको इनहेरिट करते हैं। तो अगर हम देखें कि ये क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में है? जीन्स की फॉर्म में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जीन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनाते हैं जो किसको कोड करता है? किसी भी अमाइनो एसिड को, और अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि ये जो बीट्स की तरह से ये क्या है? प्रोटीन है। जो नॉर्मल बात करें तो ये क्या है? ये एक नॉर्मल प्रोटीन है जिसमें CAG जो ट्रिपलेट है वो रिपीट कितने होते हैं? 10 to 26। मतलब ये कि 10 से 26 जो है वो रिपीट्स होते हैं एक नॉर्मल हेल्दी जीन में, जो कि एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये रिपीट कितने हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिपीट CAG कितने हो जाएं? ये 37 से 90 रिपीट्स हो जाएं, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रोटीन है, ये क्या है? ये नॉर्मल नहीं है, ये डिजीज है। अब ये प्रोटीन क्या करती है? ये फर्दर जाके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे हंटिंगटन डिजीज कहा जाता है। जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि जब हमारे ब्रेन का वो वाला पार्ट डैमेज हो जाए जो कि हमारी फंक्शनल एबिलिटीज को कंट्रोल करता है, तो फिर क्या होगा? पर्सन की फंक्शनल एबिलिटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसके अलावा जो सोचने समझने की सलाहियत है, जो उसकी रीजनिंग स्किल्स हैं, उसमें भी डिक्लाइन आएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगी,
और एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगी। एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, जो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि नॉर्मली हम अपने हाथ को, अपने पाँव को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो क्या हो, हमारे कंट्रोल में ना रहें, तो वो क्या हो जाएंगी, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो जाएंगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये डिजीज क्या है, ये इनहेरिटेड डिजीज है। तो अगर हम देखें कि किस तरह से जो चिल्ड्रन है वो इसे इनहेरिट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम क्या है, हमारी बॉडी में जितनी भी जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमंस की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, तो इनमें कितने हैं, इनमें 23 पेयर्स प्रेजेंट है। उसमें जो चौथा पेयर है, जो फोर्थ पेयर है, उसमें ये जीन प्रेजेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पर रेड से दिखा रहे हैं कि जो रेड है इसका मतलब ये है कि वहां पे हंटिंगटन जीन प्रेजेंट है, जो कि एबनॉर्मल है। ठीक है, और ये डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इसके साथ में कोई और प्रेजेंट है या नहीं भी है, किसी भी सूरत में ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है ये जीन। तो अगर एक नॉर्मल मदर है और उसके मतलब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्फेक्टेड फादर है जिसके पास सिर्फ एक कॉपी है, और ये ऑटोसोमल ट्रेट है। ऑटोसोमल ट्रेट का क्या मतलब है, ऑटोसोमल हम कहते हैं कि वो वाले क्रोमोसोम्स हैं जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सबको ऑटोसोमल कहा जाता है, क्योंकि ये फोर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑटोसोमल है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब ये क्रॉस होगा इनका, तो जो भी चाइल्ड रिसीव करेगा इन्फेक्टेड जीन को, वो क्या डेवलप कर लेगा, वो डिजीज डेवलप कर लेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच चाइल्ड इनहेरिट अ नॉर्मल कॉपी, कहाँ से, अपनी मदर से, और वो क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कॉपी अगर रिसीव कर ले अपने फादर से, तो फिर वो क्या करेगा, वो डिजीज डेवलप कर लेगा। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि किस तरह से इसे ट्रीट किया जा सकता है, तो क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये इनहेरिटेड डिजीज है, तो इसको उस तरह से कम्प्लीटली ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन पेशेंट के कंफर्ट के लिए कुछ उसको इस तरह की मेडिकेशन दी जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या फील करे, कि वो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, के वो इन फीलिंग से बाहर आ सके। इसके अलावा इस तरह के उसको मेडिकेशन दी जाती हैं ताकि जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, और जो पर्सन की लाइफ है उसको किसी हद तक नॉर्मल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हंटिंगटन डिजीज के बारे में।